आ रहे थे कोई पहाड़ के अंदर रोड है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की जगह थी, 100 प्लस थी। लेकिन आपको दिखाना ये चाह रहा था कि जहाँ जा रहे हैं कि वहाँ लेट नाइट करने से ही हमारा ये रूल रहा है कि हमेशा लेट नाइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब पीछे रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध है, मैंने कहा चलो आपसे ये रास्ता ही शेयर कर दें कि धुंध का क्या आलम है। पता नहीं रात के बजे कितने बजे जाके हम पहुँचेंगे। सर्दी शदीद हो गई है और धुंध की वजह से गाड़ी भी तेज़ नहीं चला पा रहे हैं। पता नहीं कितने बजे जाके पहुंचते हैं वहाँ पर। चलो मैंने कहा वहाँ पहुंचने से पहले रास्ते ही आपके साथ शेयर कर दूँ। कितनी डेंजरस मौसम में कितनी इस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर के हमें जाना पड़ता है। हाँ जी सन्नी, आप पिछली रात वाली इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहेंगे? क्या क्या चीज़ें विटनेस की थी जो कब्रिस्तान में हो गया? कब्रिस्तान में वहाँ पर तो एक जी हमला किया। अब वो नहीं कह सकते कि जिन थी, रूह था या किसी बच्चे की रूह थी, लेकिन उसने जब हाथ मेरा खींचा तो उसका निशान भी है, अभी तक जख्म हुआ, दर्द हुआ वहाँ पर मुझे शदीद किस्म का। बहुत ही मतलब हॉरर जगह थी। और उसके बाद जब वहाँ से हम निकलने लगे तो वो कोई अजीब से जानवरों की आवाज़ें, इस तरह बिल्ली, कुत्ता, काफ़ी सारी चीज़ें मिलके जो के साथ नहीं होती यूजुअली। हाँ, मतलब नेचुरली एक दूसरे के तजाद हैं। जैसे कुत्ते और बिल्ली एक साथ नहीं आ सकते। और जंगल में जो स्ट्रेंज चीज़ हमने ऑब्जर्व की वो ये थी कि शादी की जो सिचुएशन थी कि बारात, जैसे हमें लगा कि जैसे करीबी कोई 2 किलोमीटर के फासले पे ना एक आबादी थी और मुझे सबको बल्कि यही लगा था कि शादी हो रही है, शायद बस्ती के अंदर शादी हो रही है। लेकिन जब हमने रिकॉर्डिंग के बाद और रियली हमें फील ऐसा हो रहा था कि जैसे हम किसी बारात में आए हों, रिकॉर्डिंग नहीं करने आए हुए थे। किसी तरह वो ढोल जो बज रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है उस कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान के अंदर के शादी कहाँ से आ गई, ढोल बिल्कुल क्लियर बज रहे। इनिशियली तो हमें यही लगा कि ये आबादी से आ रही है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लोज थी हमारे। और जब वहाँ लोकल से भी पूछा गया ना, हाँ, जब हम उस बस्ती जो करीब पड़ती थी 2 किलोमीटर के फासले पे, हम जब वहाँ पहुँचे हमने कहा कि भाई किसकी शादी थी। लेकिन जो चीज़ स्ट्रेंज थी कि देहात का माहौल और उसमें रात के 12 बजे मतलब कौन सी शादी होती है। पहले तो मैंने कहा कि जाके उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई रिकॉर्डिंग करना। लेकिन जब हम बस्ती में गए, बस्ती में तो ऐसा सामान था जैसे मतलब कोई वहाँ बंदा ज़ीरो ही ना मौजूद है, क्योंकि देहातों में अमूमन लोग जो है ना 9 बजे सो जाते हैं। और हमें रियली यही फील होता रहा कि शायद बस्ती में कोई फंक्शन हो रहा है। कोई देहातों में होता है ना, म्यूज़िक सिस्टम होता है, चौकी वगैरह होती है, या कोई मेला हो या कोई इस तरह का सामान था। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था बस्ती में, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में तो ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद बारात में मौजूद हों। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब उसकी जो ढोल की आवाज़ और जो बाजे और जो भी साज उसमें यूज़ हो रहे थे, उन सब की आवाज़ें ऐसा लगता था जैसे वो हमारे साथ खड़े हों और वो बजा रहे हों, हम बारात में शामिल हों। ये इस तरह की फीलिंग्स आई हमें। और फिर सन्नी के साथ जो इंसिडेंस हुआ वो, और इसके मुझे अभी तक याद है, इसका जो ब्लड है वो फ्रेश था इसके हाथ पे जब मैंने इसे उठाया या नीचे गिराया, और किसी चीज़ ने नाखून गाड़े हैं इसके मतलब हाथ में। हमारे साथ जो एक और दोस्त थे मोहम्मद साहब,
मोहम्मद इमरान साहब। इमरान आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? मैंने फील किया था कि आप जो है ना तिलावत कर रहे थे, पता नहीं क्या मतलब फीलिंग्स थी आपकी? बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस था, तो यहाँ पर जो है अपना लाजमी ही तिलावत करनी चाहिए थी। बाकी तावीज़ वगैरह तो हमने पहने हुए थे, तो साथ में तिलावत भी लाजमी थी। अगर हम तिलावत ना करता वहाँ पर मैं, तो आप यकीन माने जो सिचुएशन बन गई थी, तो छोड़ना उन्होंने किसी को भी नहीं था। वो तो लग रहा था जैसे सनी का हाथ जख्मी हुआ ना, इसको उन्होंने गिराया, तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि ये हमें फिज़िकली अटैक कर रहे हैं। और फिर आपने नोट किया होगा जब हम उस दरख्त के जहाँ पे सनी को इन्होंने खींचा था, बैक पे गए तो धुआं हर तरफ धुआं ही धुआं था, अजीब सा। हाँ बिल्कुल, वो तो धुआं हमें फॉलो करता रहा ना। चलो एक होता है ना धुआं, मतलब स्मोक, एक होता है ना हम कहते हैं कि जी सर्दियाँ, चलो हमारे मुंह से भाप निकले, भाप और चीज़ होती है, जो स्मोक और सफोकेशन काज कर रहा था, और ऐसा लग रहा था धुएं के बादल ने हमें घेर लिया। और उस जगह की जो मेन स्पेशलिटी थी वो बच्चों का कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ बड़ों को दफन ही नहीं करते, छोटे बच्चों को दफन किया जाता है वहाँ पे। और जब हम रिकॉर्डिंग में मतलब हमें आइस भी नज़र आई, मुख्तलिफ जगहों पे हमें साए भी नज़र आए, और वो दरख्त पर जो वहाँ दरख्त थे ना, दरख्त वो 200 साल पुराने थे, और बड़े बड़े उसके जो है ना तन्ने थे, ये बंदा देख के जो हैरान हो गया। हमारे साथ जो चौथे फ्रेंड हैं इन्वेस्टिगेटर, उनसे पूछते हैं जी आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या महसूस किया वहाँ पे? जब मैं खड़ा था तो मेरे पीछे महसूस हुआ 2 दफ़ा ना एक बहुत बड़ा साया था, तो मैं जब पीछे मुड़ा तो फौरन मैंने आप लोगों को कॉल की, तो वो दरख्त जी आप जब मैं पीछे मुड़ा तो जो ना दरख्त की जो बड़ा इतना था दरख्त के ऊपर, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि छोटा बच्चा जो है ना वो लटक रहा है, और ऐसे कि जोर के झूले खा रहा, और जो है ना जो दरख्त की टहनियाँ थी वो भी हिल रही थी, और बच्चा ऐसे महसूस हुआ कभी वो जैसे वो बड़े तन्ने पे जो उसकी थी वो सो जाता, और कभी ऐसे लगता कि जैसे ये जो ना झूले खा रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो सब नोटेबल थी, हमारे साथ वहाँ का लोकल भी एक बंदा था जिसके बकौल कि उस बंदे ने चिल्ले काटे हुए हैं, और उसका कहना ये था कि बकरी का जो दिल होता है, उसने बकरी का दिल निकाल के उसके अंदर पता नहीं कोई खून रस रहा था, वो उस पर कोई अमल करता रहा चिल्ले के दौरान, और वो बकरी का दिल जाके उसने वहाँ पे फेंका था। और वो कहता है कि जब मैं वहाँ पे जैसे ही मैंने दिल फेंका तो वहाँ से पत्थर उड़ते हुए उसकी तरफ आए, और वो जब तक वहाँ से भागा नहीं, पत्थर उसका पीछा करते रहे। और बताए उस बंदे की जो है ना टांगे भी कांप रही थी जब वो उसके जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन के जब हम दिन को बैठे बातें कर रहे थे उसके साथ, तो वो ये तासुर दे रहा था कि जी मैं इतना दिला रहा हूँ कि अगर रात के किसी पहर भी मुझे कहीं भी कहोगे, चाहे किसी की कब्र पे कहोगे, किसी भी प्लेस पे कहोगे, मैं अकेला बैठने को तैयार हूँ, और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जैसे ही हम उस बंदे को उस कब्रिस्तान में ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, साथ था वो क्योंकि ये शो कर रहा था कि हम जो है ना झूठ बोलते हैं। हमने उसे कहा कि भाई तुम्हारी नज़र में जो भी सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह है, लोकल्स भी बैठे थे वहाँ के जो नंबरदार हैं, सरदार हैं, उनसे हमने उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी उसमें पूछा कि आप बताएं कि आपकी जो 65-70 साल उम्र है, इसमें आपने कोई ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ पे विटनेस किए हों। उसने अपनी ज़िंदगी के कोई 3-4 वाक़या जो जवानी में उससे पेश आए थे उसी ख़ास मकाम के हवाले से वो हमारे साथ शेयर किए, और उसने हमें वार्न भी किया साथ साथ कि वहाँ पे इस वक्त भी राइट नाउ भी मैं वहाँ से रात के टाइम नहीं गुजरता, कि वहाँ पे मिसहैप हो जाता है मेरे साथ, जो कोई भी हो उनके साथ मिसहैप होता है। मतलब जितने भी बुजुर्ग वहाँ बैठे थे वो डिफरेंट स्टोरीज जो है ना उसके वजह से रिलेट करके सुनाते रहे, और हमें वार्न करते रहे। फाइनली जो हमें वो वार्निंग देते थे कि वहाँ पे जाना जान से जाने के बराबर है, आप जिंदा वापस नहीं लौटोगे।
तो मैंने जो कमाल की बात वहाँ पे ये थी कि मैंने उन सब से दुआ करवाई थी कि दुआ करो कि वो हमें मिलें, क्योंकि मैं चाहता था कि फिजिकली हैं हमारे सामने और हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। मैंने सबसे जो इतम लोग दुआ करते हैं कि भाई कोई इस तरह का सीन ना हो हमारे साथ, हमारी टीम और हमने दुआ की कि हमारा उनसे टकरा हो, फिजिकली हमारे सामने है और हमें पता चले कि जिन्नात हैं। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। एक और चीज़ भी थी नोट करने वाली कि दरख्त के ऊपर औरत का दुपट्टा और औरत का ही झुमका, हाँ, जो बहुत ऊपर करके दरख्त की चोटी के ऊपर वो हैंग हुआ था। यार ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि औरत का मतलब दुपट्टा और झुमका जो है ना उसका होना। और कभी कभी तो वो जो जहाँ पे दुपट्टा खड़ा था ना, रियली अगर आप लाइट से जरा हट के थोड़ी सी जब लाइट पड़ रही थी वहाँ पे, वो चेहरा सा ऐसा फील होता था, चेहरा और आंखें चेहरा सा लगता था वो, और जैसे कोई बैठा हुआ, कोई औरत बैठी हुई हो, कोई मतलब कोई एंटिटी फील होती थी। उसने 2-3 दफा जान अच्छा, निकाली। हाँ, लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ लाइट करते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे जी कपड़ा लटका हुआ है, दुपट्टा है, कोई उसके ऊपर कोई जेवर लटके हुए हैं, मतलब अजीब सा उसका वो डिज़ाइन था और था काफ़ी हाइट पे, तो इसलिए हमारे लिए उसको फोकस करना जो है ना वो नहीं था पॉसिबल। लेकिन जो लोकल बंदा था जो क्लेम कर रहा था कि जी मैं वो, और जो उसकी मैं ख़त्म नहीं हो रही थी, उसके जब मैंने उसकी टांगें कांपती हुई देखी और जो उसकी हालत थी, तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई ये बंदा अब इसका काम पूरा होने वाला है। इवन कि जब टहनियाँ हिली वो उल्टा हमें डाउट करने लगा कि जी शायद आप नहीं लाया। फिर मैंने उसे कहा 2-3 दफ़ा जब ली उसे यकीन हो गया। फिर उसने जब आइज़ खुद विटनेस की, फिर तीसरे पॉइंट पे उसने जब खुद बताया कि जी वो देखो सामने कुछ है। और सबसे कमाल की बात, पहले तो जो बारात की शादी का सा सामान था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हैं शादी वाला सीन ख़त्म और जानवरों की आवाज़ों ने हमें फॉलो किया और ऐसा लगता था कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मिक्स होकर हमारे साथ कहीं मौजूद हो। इस तरह का मतलब हमारे साथ सीन हुआ। राइट नाउ व्यूअर्स आप देख सकते हैं रश भी है और धुंध भी है। ये बड़ा डेंजरस रोड है और धुंध इतनी है कि मतलब कहीं कहीं पे तो धुंध इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आई साइट है वो ज़ीरो हो जाती है। जो विजुअल पॉइंट है आप देखेंगे ज़ीरो हो जाता है, गाड़ी के बोनेट के आगे थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। अब क्योंकि आगे ट्रक वगैरह ट्रैफिक जा रही है ना, तो वह धुंध से यूँ समझे कि रास्ता बनाते जा रहे हैं। सेपरेट गाड़ी या अकेली गाड़ी जाए तो उसके लिए बड़ा मतलब ख़तरा होगा। और मुझे लगता है कि आपका क्या ख्याल है, अगर इस रफ्तार से हम चलते रहे तो हम तो बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए ना मैंने फिर सोचा कि हम जाते हुए भी अपने व्यूवर्स के साथ चलो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो हम शेयर करते जाएं कि हम किस तरह के मौसम में और कैसे फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को जा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने इन्वेस्टिगेशन की थी वो लेट नाइट थी। 12 बजे तो हमने वो किया था कब्रिस्तान और 2 बजे 2:30 बजे तकरीबन हम वो किले में गए थे। उसके बारे उसमें जो दिन को जो हमारे साथ हुआ वो बड़ी स्ट्रेंज बात थी हमारे लिए। आज हमारे साथ आज तक इस तरह का सीन नहीं हुआ कि दिन के दौरान मतलब ड्यूरिंग जब हम विज़िट कर रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, पॉइंट्स देख रहे थे, रास्ता समझ रहे थे किले के ऊपर, तो अजीब सी फीलिंग्स आई और परिंदों के मतलब भारी फड़फड़ाने की आवाज़ें। और फिर पार्कोपाइन जो है वो बिल्कुल मेरे फ्रेंड के वो रिकॉर्डिंग में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारा इंटरव्यू होगा, उसमें आप देखिएगा कि पार्कोपाइन निकल के आई और बाकायदा वो अकेला था, उसकी तरफ लपकी और उसने भाग के वहाँ से जान बचाई। ये कंडीशन थी। फिर थोड़ा सा जब वहाँ पे डार्कनेस बढ़ने लगी तो मैं सेपरेट हुआ। मैं जैसे ही सेपरेट हुआ मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए थे, साइड पे थे, मैं थोड़ा दूर था, फासले पे था। मैं टीले पे चढ़ाऊँ तो टीले के
जैसे ही मैं चढ़ा हूँ तो आगे से ऐसा फील हुआ कि जैसे भारी भरकम, जैसे हाथी के जैसे कोई भारी चीज़ हो, उसने वो कूदी हो मेरे साथ, और मुझे बिल्कुल क्लियर मतलब फील हुआ कि कोई चीज़ मेरे साथ थी, और धड़ाम की सी आवाज़ें आई मेरे साथ। फिर मैं फ़ौरन फ्रेंड्स को बताया, मैंने उनको शेयर किया कि मैंने इस तरह की यहाँ पे सिस्टम फील किया। और जो ही हम बाहर निकले हैं तो पुलिस मौजूद थी। पुलिस वालों के बकौल भाई हम आपको आपकी जान की खातिर रोकने हैं। हम एक पुलिसमैन होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने जो अवाम है उनकी सेफ्टी के हम ज़ामिन हैं। वो जो पुलिसमैन थे वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ना जाओ, और हमारी यहाँ पे ड्यूटी होती है। दिन के वक्त भी उन्होंने हमें दिखाया कि चारपाई उनकी वाकई पड़ी थी अंदर किले के, लेकिन वो कहते हैं हम बैठते नहीं हैं वहाँ पे, दिन को भी नहीं बैठते। आप कैसे कह रहे हो कि आप लेट नाइट आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर लोगे, जहाँ दिन के वक्त भी बंदा खौफ के मारे नहीं जाता। और उन्होंने जो हमें बताया कि कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। क्या हुआ? वो तो उधर रिकॉर्डिंग हो रही थी। हम रास्ते में वापस आ गए। कितना टाइम लगेगा हमें? 1.5-2 घंटे लगे। धुंध है ना, पता है ना, धुंध है, हम स्लो आ रहे हैं तो 1.5 घंटे लग जाएंगे। मेरे को हाँ, धुंध है बहुत। ठीक है, अगर मुझे वहाँ पे अली भाई के घर पहुँच के देर हो गई ज़्यादा या ठंड हुई तो मैं फिर वहीं रुक जाऊँगा। अच्छा, तो मैं बात बता रहा था व्यूअर्स के, सनी की कॉल आ गई, क्योंकि पेरेंट्स जो थे पीछे हमारे बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि इस तरह का मौसम है और रात के इस पहर जाते हो आप। हमारी जो टीम है, हम जो सबसे जो हमारी स्पेशलिटी है उसे कहें या बेवकूफ़ी कह लें हम इसे, लोग तो यही समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं कि ओरिजिनल प्लेसेस पे जाके, और वो भी लेट नाइट। वो कहते हैं जिन्नात तो चलो ठीक है तुम लोग टैकल कर लोगे, हमें ये बताओ कि अगर डाकू वगैरह चोर आ जाते हैं तो क्या होगा। लास्ट टाइम जब हम काफिर कोर्ट गए थे तो काफिर कोर्ट में हमारी मतलब इन्वेस्टिगेशन से 2 वाक़यात हो चुके थे। एक उन्होंने कहा कि डाकू ने उधर बंदे को कत्ल करके उससे गाड़ी छीन ली, और दूसरा जो इंसिडेंस हुआ था कि वो कहते हैं उसी पहाड़ से ऊपर से लाश गिरी थी। तो ये इस तरह के 2 इंसिडेंट्स हो चुके थे, और लोकल्स हमें फोर्स कर रहे थे कि भाई ना जाए। और पेरेंट्स हमारे को पता है कि इतनी दूर हो, वो कम से कम 6.5 से 7 घंटों का सफ़र था जब हम गए थे यहाँ काफिर कोर्ट में। और रात के लेट नाइट हम पहुँचे थे, 2-2:30-3 बजे हम वहाँ से पहाड़ से उतरे। तो मतलब इतनी डेंजरस सिचुएशन में जाना, तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। और इवन के सनी और मेरे और हम चारों के जो पेरेंट्स थे उनको उस रात नींद नहीं आई। पहले तो पेरेंट्स के जो हमारे हैं वो तो कहते हैं यार आप कोई कहीं और इन्वेस्टिगेशन कर लो, करीब कर लो, फेक कर लो। फेक हमसे होता नहीं है, सीधी सी बात है। हम फेक करें ये अपने व्यूअर्स को धोखा देंगे। हमने शुरू से कमिटमेंट किया कि हमने फेक नहीं करना। हम विज़िट ही ओरिजिनल जगहों पे करते हैं, और यकीन करें कि हम एक विज़िट जो करते हैं वो हमें जो एक्सपेंस पड़ता है 15 से 20 हज़ार का हमें एक्सपेंस पड़ जाता है सिर्फ फ्यूलिंग में। फिर हमारी रिहाइश, खाना पीना, सारा कुछ मिला के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकरेज करें, ताकि हम आपको जितना आप लोग हमें इनकरेज करेंगे, हम हो सकता है जदीद टेक्नोलॉजी नई चीज़ें परचेज़ करके, जिसमें नाइट विजन है, इंफ्रारेड डिटेक्शन और नाइट शॉट कैमरास जो हैं वो परचेज़ करके आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें दिखा सकें अंधेरे में इन्वेस्टिगेशन करके। और हमारी प्रायोरिटी में भी यही है कि वो चीज़ें हम जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको जो है ना मज़ीद अच्छे प्रोग्राम दिखाएं। जिन्नात का जो रोल है वो ये है कि वो रोशनी में आते नहीं हैं। जब हम जिस साइड पे कैमरे का फोकस होता है, लाइट जहाँ थ्रो हो रही होती है वो सामने नहीं आते, वो इधर उधर आते हैं। हमारे वहाँ घुमाने तक कैमरा
हमारे मतलब जितना हम कोशिश करते हैं कि बड़ी तेज़ी से दौड़ के जाते हैं हम उस पॉइंट पे, या बड़ी तेज़ी से उधर कैमरे का रुख करते हैं, लेकिन वो इतनी फुर्ती से वहाँ से गायब हो जाते हैं, लाइट में वो सामने आते नहीं हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नाइट विजन कैमरे हमने ऑर्डर किए हैं अली एक्सप्रेस के थ्रू। इंशाल्लाह वो हमारे आ जाएंगे कोई 10-15 या 20 दिन आई थिंक उनका डिलीवरी टाइम होता है, 20 से 25 मैक्सिमम महीना लगेगा, उसमें वो आ जाएंगे। तो फिर हम आपको नाइट विजन कैमरास के थ्रू, मोशन डिटेक्टर हैं उनके थ्रू सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, और फिर हम कैमरे को छोड़ के जाएंगे। हमने टेक्नोलॉजी ऐसी कैमरों में लेके आ रहे हैं कि हम अपने कैमरे को लगा के जाएंगे, हम जहाँ भी बैठे होंगे वाईफाई के थ्रू उसे देख लेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जिन्नात जो है ना, या तो बंदा अकेला बैठा हो उस पर करते हैं अटैक, या वो यूं करते हैं कि वो साइड से इधर उधर से अटैक करते हैं, मतलब जो कैमरा है उसके सामने नहीं आते। पहाड़ कोट काफिर कोट में हमने सेकंड टाइम जाके मतलब रिकॉर्डिंग की। फर्स्ट जो हमारे रिकॉर्डिंग थी, जो वहाँ के बुजुर्ग लोकल कह रहे थे कि यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग, आप चैलेंज करते हैं हम आपको कि आपकी रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई नुक्स निकलेगा। हम इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन गार्ड नोजल जब हम गा रहे हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है, उस रिकॉर्डिंग में साउंड ही नहीं थी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वहाँ साउंड ही नहीं कैप्चर हुई, तो दोबारा हमें जाना पड़ा। इसलिए हमने वीडियो में भी हम एक दूसरे से जब बात कर रहे होते हैं ना, हमने कहा है कि भाई हम जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ये हुआ था, वो हुआ था। तो इस किले में भी पुलिस वालों का मैंने इतना इंसिस्ट आज तक कहीं भी किसी भी हमारे प्रोग्राम के दौरान किसी ने नहीं किया। एक काफिर कोर्ट में किया था लोकल्स ने कि आप ना जाएं, उन्होंने फुल फ्लैज मतलब जैसे बंदे को कोई डराता है, हमें लगा कि शायद वो हमें डरा के वापस करना चाह रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि हम मतलब इन्वेस्टिगेट करें। जब हमने इंसिस्ट किया बार बार, तो उन्होंने फिर फाइनली ये कहा कि भाई आपकी अपनी लाइफ है, हम आपको आगाह कर सकते हैं, पहुंचाना हमारा काम है। अब आप जिंदा लौटें या मुर्दा, वो हम अब कुछ नहीं कह सकते, हमारा जो काम था हम पहुंचाना था। और जब हम वहाँ काफिर कोड फर्स्ट एपिसोड की जब बात कर रहा हूँ, जब हम पहले कहते, जब उन्होंने हमारी जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग का जो साउंड थी उसको ख़त्म कर दिया था। हम आए तो पुलिस का एक डाला मेन रोड पे खड़ा था। जब मैंने उसे पूछा पुलिस वाले से कि भाई आप नीचे क्यों नहीं आए, वो कहते हैं भाई हम पागल हैं जो हम नीचे आते, मतलब पहाड़ की तरफ हमने देखा था ना, वो मेन रोड पे खड़ा था सनी, और पुलिस वाला दूर से हमें लाइटें मार रहा था। उसे मैंने कहा भाई आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके सिटीजन गए हुए हैं, आप कम अज़ कम नीचे आ जाते, हमसे पूछ लेते कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो। पुलिस वाले के ये अल्फाज थे कि जी हमने अपनी जान नहीं गंवानी बेटा, हम पागल नहीं हैं, ये उसके अल्फाज थे। बेशक हमारे पास गन्ने हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते इन मखलूक़ात के आगे। और यहाँ पे हम खुद विटनेस कर चुके हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो हो चुके हैं। फिर कभी कभी मैं ड्यूरिंग इस तरह की जब हॉन्टेड प्लेस पे हम जाते हैं ना, तो मैं जब वापस आ जाता हूँ तो मैं बड़ा सोचता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और पेरेंट्स की दुआओं को मुझे याद आती हैं कि हम कैसी कैसी सिचुएशन में कैसे कैसी जगहों पे अल्लाह ताला हमें सेफ ले आता है, वापस बाहिफाजत हम आ जाते हैं। और रात को ख़ास तौर पे बाज़ का तो हमें सारी रात ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब ड्राइविंग करते हुए नींद भी आ सकती है, थके होते हैं हम, हमारे साथ बहुत कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन बस अल्लाह का एक आसरा होता है, हम खुदा करके पहुंच ही जाते हैं। और फिर वही बात हमें हैरान कर देती है कि ये वालिदैन की डेफिनेटली हमारी कोई औकात नहीं है, हम भी आप लोगों की तरह आम इंसान हैं, लेकिन जो वालिदैन की दुआएँ हैं, बुज़ुर्गों की दुआएँ होती हैं, आप दोस्तों की दुआएँ, और अच्छी जो आप लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, जो आप विश कर रहे होते हैं हमारे लिए, वो हमारे काम आती हैं। वगरना ना हम इतने हाजी नमाजी हैं, ना कुछ हैं, गुनहगार इंसान हैं। बस अल्लाह ताला का एहसान है कि हम जिंदा लौट आते हैं। और जिन जगहों पे रिसेंटली हम गए और वहाँ पे वाकई ऐसा लगता था कि बिल्कुल अब बचना मुमकिन ही नहीं है। काफ़ी जो किला है अपना
हड़ंद वाले किले में मेरे एक साथी को जब उन्हें अंदर खींचा, मैं खुद इस तरह का नहीं हूँ कि मैं बिलीव करूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन जब उसको खींचा मुझे लगा शायद उसने वैसे किया हो, फेक किया हो, लेकिन हमें डराने के लिए किया हो। ऐसा भी होता है ना, दोस्त शरारत कर देते हैं, लेकिन जब मैं खुद अंदर गया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीछे फेंका, धकेला मतलब। और वो चोट अभी तक मुझे फील होती है जो मुझे वहाँ पे लगी, और जिस मेरा टूटने को हो गया था, इतना पेन हो रहा था मुझे, लेकिन उसके बावजूद मैंने रिकॉर्डिंग पूरी की। और उस कमरे में दोबारा हम इतने ख़तरे के बावजूद भी एंटर हो गए। और जब सन्नी और मैं अंदर गया और जब वापस आए, पहले मैं निकला तो मेरे पीछे सन्नी था, और सन्नी को उन्होंने बालों से पकड़ के खींच लिया और बड़ी मुश्किल से हमने इसको वहाँ से उठाया और छुड़वाया उनके हाथ से। बस ये, हालांकि तवीज़ वगैरह और आयतुल कुर्सी के नक्श वगैरह सारा कुछ हमने पहना होता है, साथ साथ दुआएं भी मार रहते हैं और साथ साथ तिलावत भी कर रहे होते हैं, कुरान की सूरतें वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये चीज़ नोट कर लें कि ये लोग फिर भी अपना कहीं ना कहीं गुस्सा हमारे ऊपर जाहिर कर ही देते हैं, किसी न किसी शक्ल में हमें नुकसान पहुंचा के, तकलीफ़ पहुंचा के, और उसके बाद लुका छुपी करते रहते हैं। मतलब कैमरे के सामने आना नहीं है, आगे पीछे कहीं वो ईंट उठा के फेंक दी, कहीं पत्थर उठा के फेंक दिया, कहीं धक्का दे दिया, कहीं कुछ किया, मतलब कहीं पीछे आके खड़े हो गए। मतलब अजीब सी इनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम जो है ना इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, नाइट विजन कैमरा वो परचेज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अंधेरे में ही उनको व्यू कर लेंगे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ये मखलूक़ात जो है ना रोशनी में आते ही नहीं है, फेस ही नहीं करते। अंधेरे में रखे हुए कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ज़्यादा आसानी होगी। बहुत अहम चीज़ें हैं, जो भी होगा हक़ाइक़ वो हम आपके साथ शेयर भी कर पाएंगे, आपको दिखा भी पाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से भी यही तवक्को है कि आप लोग चैनल जब कोई इतनी मेहनत कर रहा हो तो आपका ये हक बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर लाजमी करें इन वीडियोस को, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं कम अज़ कम उसका तो हमें सिला मिले, हमारी हौसला अफजाई हो। और जितना हमारा वो एम नहीं है कि हम आपको झूठ दिखाएं या कोई इस तरह दिखाएं, हमारी कोशिश ये है टेक्नोलॉजी हमारे पास जो सेट घोस्ट डिटेक्टर हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस पर्पज़ के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ में लाई जा सकती है, हमारी ये कोशिश होगी कि हम वो सारा सेटअप, वो सारी चीज़ें लेके आए। इवन के साउंड बॉक्स होता है जिसमें ये कहते हैं कि रूहें और जिन्नात वगैरह कम्युनिकेट करते हैं। हम इस कोशिश में वो, क्योंकि महंगा है फ़िलहाल, उसको परचेज़ करने की हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अगर हालात बेटर होते हैं, आप लोगों ने साथ दिया, तो हम उसको भी ले आएंगे। सारी टेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। आपको जो जेन्युइन चीज़ें होंगी, जो जेन्युइन साउंड होंगे, हम कोशिश करते हैं वही आपको दिखाएं। जो एक और चीज़ जो हमें नोट की, जब हम काफिर कोर्ट में थे, मैं कॉल कर रहा था कि अगर आप मौजूद हैं तो कोई एविडेंस दें। मुझे वहाँ पे किसी के कूदने की आवाज़ तो आई थी, लेकिन किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ नहीं आई थी, हंसने की। जब हमने इधर आके रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना और थोड़ा वॉल्यूम अप करके सुना, तो ऐसे फील हुआ कि मतलब हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि बच्चा जैसे बिल्कुल करीब कैमरे के माइक के आके मुस्कुरा रहा हो। और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैरान हो गए, एक दूसरे को हम देखने लगे कि ये बच्चे की साउंड कहाँ से आ गई, जो वहाँ हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दी थी। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल नहीं सुन सके थे हम कि बच्चा भी है यहाँ पे, इस तरह का कोई सीन है। नाज़रीन रास्ता देख लें, रश है और धुंध है, उसके बावजूद हम अल्लाह के हाथ से पे ट्रैवल कर रहे हैं। और जो गाड़ी है, हमारी गाड़ियों का जो हाल हो जाता है, आप जानते हैं जो रोड्स हैं पाकिस्तान के, और हम जाते हैं मतलब पथरीले इलाकों में, देहातों में, सहराओं में, जहाँ पे जगह जगह जो है ना जाम्स, खड्डे वगैरह ये बने होते हैं, गाड़ियों का रात को सत्यानाश हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद क्या करें, हमारा एक जुनून है बचपन से, क्योंकि हमें एडवेंचर का शौक़ है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको फैक्ट्स दिखाएं,
बाकी चैनल्स में जो व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत सी चीज़ें हैं जो फेक होती हैं उनकी, लेकिन हम ऐसा कोई सीन नहीं करते। और जहाँ पे नहीं होती, आपने मेरी सारी पिछले जो वीडियोस हैं आप देखें, एक कुआं था, मतलब उसमें कहते हैं कि उस कुएं के आज भी रिवायत आ रही है, सदियों से रिवायत आ रही है कि उस कुएं के मतलब 7 बकरा ज़िब्बा करके, हर फसल से पहले ना किसान बकरा ज़िब्बा करके रखते हैं और वो बकरा गायब हो जाता है, जिन्नात वहाँ से उठा लेते हैं। मैंने उस कुएं पे जाके भी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे एज सच वहाँ पे फिज़िकल कोई मतलब इस तरह की एंटिटी मैंने वहाँ फील नहीं की। हाँ, जब मैंने एक दरख्त के करीब जाके कॉल किया कि यहाँ पे अगर मौजूद हैं किसी भी शक्ल में अपने आप को ज़ाहिर करें, तो तब हमेशा ऐसा होता है मेरे सामने वो बर्ड की शक्ल में, और बर्ड भी हमेशा सिंगल होता है। जो मतलब अजीब सी बात यह है कि बर्ड जहाँ पे हो, कभी बर्ड सिंगल नहीं रहते, पेयर में रहते हैं या झुरमट की शक्ल में रहते हैं। किसी दरख्त में अगर परिंदों का ठिकाना हो तो एटलीस्ट पेयर होता है या और भी परिंदे वहाँ होते हैं तो वो बर्ड रहते हैं। लेकिन सिंगल बर्ड की शक्ल में जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इनको जब हम कॉल करते हैं कि आप हमारे सामने ज़ाहिर हों किसी भी शक्ल में, जब हम उन्हें कहते हैं कि ज़ाहिर हों, तो वो किसी ब्लैक बर्ड की शक्ल में। और उसकी आवाज़ कितनी गंदी थी वो, मतलब वो तो बर्ड जो हमने काफिर कोट में बर्ड देखा वो तो तौबा, मतलब स्मेल, उसकी आवाज़ और चीखें, मतलब जैसे इंसान की या कई अजीब सी जैसे बच्चों की चीखें होती हैं, अजीब सी उससे आवाज़ें आ रही थी। और जब हमने कैमरा मतलब उसकी तरफ पहले फोकस किया तो जैसे ही वहाँ से हमने घुमाया, तवज्जो हमारी हटी और उसने सीधा मेरे मुंह पे अटैक किया जैसे आंखें नोचना चाहता हो। और इतनी गंदी घूरने की आवाज़ निकली ना वहाँ पे उस परिंदे की कि सारी टीम डर गई। वहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हालांकि मेरे सारे रिलेटिव्स और जो भी मेरे कलीग्स हैं जिनका मुझसे वास्ता है, जो पर्सनली मुझे जानते हैं, वो मानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं डरता। और हम ये चारों लोग जो है ना गिने चुने हैं, हमने जो टीम बनाई है ये सारे जिगरे वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी मोटी चीज़ों से ये डर जाएं। जिगरा है तो इनका। हम रात के मतलब लेट नाइट 2 बजे 3 बजे वीरानों में पहाड़ों में चले जाते हैं। ये हर बंदे का काम नहीं है कि ऐसे जाएं। अगर कोई जाता है ना, कोई क्लेम करता है जी हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो लेट नाइट नहीं होती। आपको पता है, आप लोग बेटर जानते हैं कि देहातों में 9 बजे तकरीबन सारे लोग सो जाते हैं। देहातों में वैसे भी वीराने में लोग देहातों में रात को नहीं चलते, जैसे शहरों में रूटीन होती है रात के 12 बजे सो गए या 2:30-3 बजे जाके लोग जागते रहते हैं। शहरों में तो, बड़े शहरों में तो दिन का समा होता है, लोगों की 12 बजे ही समझें कि जाके रात होती है। तो कुछ लोग सोने का आगाज़ करते हैं मगर ना जागते रहते हैं। हमारी पर्सनल रूटीन भी ऐसी है, हम तकरीबन 12 बजे जाके सोते हैं, या मोस्टली जब हम वीडियोस बनाते होते हैं तो हम सारी रात भी जागते हैं। ये जो हमारी वीडियोस में जो वक्फा आ जाता है, हम कभी हमें हफ्ता भी लग जाता है या 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, उसकी रीज़न भी यही होती है कि हमें रेस्ट मुयसर नहीं होता। हम जाग के दूर दूर का सफ़र करते हैं, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र, तो उसमें फिर टाइम लगता है और थक जाते हैं। फिर हमें 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता है, जो हमारी हालत होती है। आपने ना इमरान व्हाट्सएप कर देना और या मेल कर देना, ठीक है। मेल में ये होगा कि जिप फाइल बना के ना उसकी क्वालिटी डैमेज नहीं होगी। व्हाट्सएप है ना, इमेज की जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं है मेंटेन होगी। हम मेल कर देना आप लोग जो है ना, जैसे हमें क्या चाहिए। इसको भी बंद कर अच्छा सनी, आप बताएंगे कि आज आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ इस तरह के प्रोग्राम में ज्वाइन करने का? यार इस तरह के एडवेंचर्स का शौक ना, हाँ मैं कह रहा था कि इस तरह के एडवेंचर्स का शौक ना मुझे शुरू से था। अच्छा। मतलब
बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब तो मैं डरता था भाई, जो सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है। और बचपन में तो इतना डरपोक होता था मैं कि जब सर्दियों में हम अंदर सोते थे तो जब मैंने जाना होता था वॉशरूम ससु के लिए तो मैं अपनी वालदा को उठाया करता था कि मेरे साथ चले। तो वालदा मेरे साथ आती थी बाहर सेन में, मैं जाता था वॉशरूम और वॉशरूम से बाहर निकल के हाथ धो के अपनी अम्मी से पहले कमरे में वापस घुस जाता था। डर का ये आलम होता था। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और ये डर को ख़त्म होता गया, तो फिर ये शौक अजीब सा ही है। लेकिन एडवेंचर्स, इसमें बहुत एडवेंचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जो बचपन में सुना था तो कभी कभी ये भी लगता था कि यार ये तो सारा जो स्टोरीज होंगी, मनगढ़ंत कहानियाँ होंगी, लेकिन बाल नोचे हैं, मेरे समझ में आया है कि नहीं भाई ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, वाकई होती हैं। फिर हाथ का भी आपके साथ? हाँ, हाथ भी उस पर निशान है, मेरे अभी तक निशान है, बहुत ज़ोर से नोचा है हाथ को। यार धुंध है और धुंध में हम चले जा रहे हैं और रियलिटी ये है कि पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कि कहाँ जा रहे हैं, अंदाजे से बढ़ते जा रहे हैं। स्लो चलाते रहें। आपका सुनाएं, आपको ये बचपन से शौक है या अभी अभी शुरू हुआ एडवेंचर का? अच्छा सनी, अनलाइक आपकी तरह, जैसे आप बता रहे हैं ना कि आप बहुत डरते थे, मैं अगर अपनी बात कहूँगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा कुछ उल्ट था हिसाब इसके हवाले से। अच्छा। ये हमारे साथ हमारी बस्ती के बैठे हैं कामरान साहब, ये बता सकते हैं, इस चीज़ को फिटनेस किया इन्होंने और गवाही देंगे कि जब हम लुका छुपी भी या चोर सिपाही भी खेलते थे ना बचपन में, तो मैं उस वक्त भी दूर, हमारे गांव से दूर जब गंदम का खेत होता था या उसके अंदर छुप जाता था, या फिर कब्रिस्तान जो होता था उसकी बैक साइड पे कोई दरख्तों का एक झुंड था उसमें छुपता था, या एक स्कूल है उसके ऊपर दरख्त, उसके साथ दरख्त थे शीशम के अच्छे खासी तादाद में, या मैं उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाता था। अच्छा। ये मतलब उस वक्त मेरी ये आलम था जब हम बच्चे थे, और ये बात कब किया, जब हम 4वीं और 5वीं क्लास में पढ़ते थे। और ये बताए कामरान इस बात को एग्री करेगा कि जब ये आवाज़ें देते थे मतलब कि हमने हार मान लिया भाई, तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि ये कब्रों के साथ लेटे हुए होते थे। नहीं। हाँ, डर के हम सारे जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, हम उस तरह नहीं जाते थे, ये कब्र के साथ लेटा पड़ा होता था। और ये तो फिर बाद में हमें पता चलता कि ये बंदा इधर है। जब हम ढूंढ के थक जाते तो फिर इसको आवाज़ देते कि आप कहाँ हो, हमने हारी मान लिया है, तो ये फिर वहाँ से निकल आता था कब्र के साथ से। हाँ। तो अब मैं वही कह रहा ना, जैसे नॉर्मल बच्चों का जो बचपन होता है ना, मैं वैसा नहीं था। क्योंकि उसी कब्रिस्तान के साथ बहुत बड़े जाल थे, जालों का बहुत बड़ा झुंड था, जिनके कम अज़ कम 300 साल पुराने थे, जो अब आके हमारे जो हम जवान हुए हैं तो वो आके दरख्त वहाँ से काटे गए हैं। लेकिन ये है कि ये बंदा उनके ऊपर जाकर सो जाता, क्योंकि उनके जो है ना टहनियाँ, उनके जो फैलाव था इतना गहरा जा गन्ना था कि अगर वहाँ दिन को भी बंदा चला जाए, अगर बड़ा जानवर भी अगर उधर बैठा होता तो पता ना चलता था, तो ये बंदा वहाँ छुपा होता था। और या तो ये गंदम में छुपा होता था, गंदम भी घर से 1 किलोमीटर आगे, या कपास में, जब सर्दियों का मौसम होता था तो कपास में, या गर्मियों का मौसम होता था गंदम में। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये हम सही जा रहे हैं, हैं? अच्छा, ये आलम था बचपन का, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर दूसरा जो कि आप कोई जो हैरत होगी कि मेरे अंदर ये कैसे पैदा हुआ कि खौफ ख़त्म हो गया जिन्नात का, उसकी जो मेन रीज़न थी वो मेरी दादी जान थी। दादी जान जो है ना, वो जो पोजेस्ड लोग थे, जिन पे जिन्नात का साया होता था, वो लोग आते थे, दादी उनके जिन निकालती थी बकायदा, उनको छुटकारा दिलाती थी जिन्नात के शिकंजे से।
तो मैं क्या करता था, मैं दादी के ज़्यादा क्लोज था, अम्मी से ज़्यादा मतलब मुझे दादी के पास मेरा टाइम स्पेंड होता था, उनका लाडला था, और सोता भी मैं दादी के साथ था। तो मैं बैठा रहता था जब वो जो जिन्नात जब दादी निकाल रही होती थी या उनसे कम्युनिकेट कर रही होती थी, तो मैं उधर ही होता था और जिन्नात की बातें और ये सारी चीज़ें सुन रहा होता था। इस वजह से ना मेरे अंदर जो एक आम बच्चे में होता है ना कि जिन भूत देख लेंगे, उनके अंदर एक खौफ सा होता है, मेरे अंदर से वो खौफ ख़त्म हो गया। मेरे अंदर क्रेज़ बढ़ गया था कि उल्टा मैं इन चीज़ों को जाके कॉल करता था। बचपन में भी कि अगर हैं तो आएँ सामने, मैं मतलब कॉल करता था। ये एक रिकॉर्ड की बात है कि आएँ और अपने आप को ज़ाहिर करें मेरे साथ। और मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुए भी हैं बचपन में कि उन लोगों ने शो भी किया अपने आप को। जब वो वाक़या सुनाए जो भट्टी में आप गए थे, एक दोस्त ने आपको चैलेंज किया था। हाँ, वो यूँ हुआ था कि मेरा कज़न है, उसके बारे में था कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, वो अब भी है, लेकिन उस वक्त जो है ना उसका और मेरा चैलेंज लग गया कि वो मुझसे ज़्यादा बहादुर है। और मेरा ये मानना था कि जैसे बच्चों में होता है कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ। नहीं, तो उसको ये पता नहीं था कि आप कब्र के साथ भी सो जाते हैं? उसको सारा पता था। वो भी जो कज़न है ना उसका, अब वो भी चिल्ले वगैरह करता था। अच्छा। और वो कज़न भी छोटा था, वो अपने बाप के साथ जाता था। ठीक ठीक। यानी जब उसका बाप चिल्ला कर आता था, वो अब उधर जहाँ पे बैन होता है कि आप जाए ना, दूसरे बंदे को नुकसान पहुँचा देते हैं, वो कज़न भी मतलब काफ़ी डेयरिंग था और बहादुर था। मतलब दोनों एक जैसे ही थे? हाँ जी, हम तकरीबन सेम टाकरे के थे। सही है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ ना जिससे मेरे कज़न ने तौबा कर ली। वो अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसको मज़ीद तरक्कियाँ दे। वो इस्लामाबाद में होता है, GHQ में। लेकिन उस रात कुछ यूँ हुआ कि हम जाते थे, जो बाड़ा होता है ना जहाँ पे बारिशी पानी गुजरता है, तो वहाँ रेत ही रेत है, रेगिस्तान कह लें किस्म का उसका जो होता है ना, वहाँ पे हम खेलने गए। उस रेतीले इलाके में क्रिकेट खेलते थे। जब शाम को जब मगरिब का टाइम होता था तो हम वापस आ जाते थे। मगरिब जब होगी वापस आते थे ना, हमेशा तक का टाइम हो जाता था। जब हम दूर जाते थे ना घरों से 2-3 किलोमीटर आगे, उस मतलब रेतीले इलाके में खेल के क्रिकेट खेली और वापस आ गए। जब हम वापस आए तो तकरीबन मगरिब गुजर चुकी थी और इशा का टाइम होगा। तो बातों में कज़न ने कहा कि जी तू बड़ा बहादुर है, एक जगह का मैंने सुना हुआ है, वहाँ चलते हैं। वो जगह जो थी हमारे घरों से कोई 4-5 किलोमीटर आगे थी। एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान का जो वाया था वो भी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से आगे थी वो 1-2 किलोमीटर वो जगह थी। उसमें ये था, भट्ठा था। भट्टी के अंदर वो मज़दूर जो काम करते हैं, ईंटें वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो डरे थे। मतलब उनके साथ इस तरह का सीन हुआ था कि वो भट्ठा बंद हो गया था। मतलब उस भट्टी के इर्द गिर्द ना बेरी के दरख्त और जाल का दरख्त और अजीब सा जंगल था, एक खारदार झाड़ियों का जंगल था। तो कज़न ने मुझे चैलेंज किया कि वहाँ चलते हैं। मैंने, क्योंकि उस वक्त ये था कि अगर मैं कहता कि इस टाइम कैसे जाएं, तो वो मेरे लिए, वो मुझे सारी ज़िंदगी ताना देता कि भाई तू डरपोक है, तू तो बड़ा शेर बंदा था। मेरी अना का मसला बन गया। सेम उसके साथ था कि ये उसकी अना का मसला था। हम एक दूसरे के चैलेंज में ना, हमने जनाब मुझे याद है एक सोटा पड़ा था, डांग थी, वो उठाई हमने और हम चल पड़े। जब हम 5-6 किलोमीटर आप इमेजिन कर लें, और वो भी मतलब कब्रिस्तान और वो खेत थे, वो क्रॉस करके उस जगह जाना था हमें। सैंडी एरिया भी था। तो बहरहाल खुदा कर के ना हमें काफ़ी लेट हो गया, यानी 9 का टाइम, ईशा के बाद का लेट का टाइम हो गया। तो हम वहाँ उस भट्ठे पे पहुँच गए। अब हम दोनों एक दूसरे के मतलब उसमें थे कि वो डरे और मैं इस चक्कर में था कि वो डरेगा। कहीं ना कहीं हम दोनों ने अगर वीकनेस शो करते ना तो हम दोनों फंस जाते, एक हार जाता दूसरा जीत जाता। तो इसी चक्कर में ना अब शो ये करना था कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ, वो ज़्यादा बहादुर है। हम वहाँ गए खड़े हैं भट्टी पे ना, कॉल कर रहे हैं बकायदा, जिन्नात वगैरह हो तो आओ हमारे सामने। अच्छा। तो
मैं जस्ट कॉल कर रहा हूँ, कज़न शुरू में तो कॉल कर रहा था, लेकिन जब मैंने कहा नहीं जिन्नात हम आए खड़े हैं, हम बच्चे हैं हमारे सामने हैं, तो कज़न को ने देखा कि ये तो कॉल कर रहा है, कज़न 2 कदम आगे चला गया। उसने क्या किया कि जो उसने ना पत्थर उठाए, टूटी हुई ईंटों के डेले और हाफ ईंटों के टुकड़े वो उठाए और उठा के बैरों में मार के कहता है जिन्नात तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर तुम हो तो मेरे सामने आओ। अच्छा। उसने जनाब बट्टे उठा के उस भट्टे के अंदर भी मार दिए, मतलब हर तरफ जहाँ जहाँ उसको फील हुआ ना, उसने ना आओ देखा ना तो हर तरफ उसने ईंटें उठा उठा के फेंकी, पत्थर जो चीज़ उसके हाथ में लगी ना उसने ज़ोर ज़ोर से फेंकी और बार बार ये कह रहा था, मतलब गालियाँ दे रहा था कि तुम्हारे अंदर अगर दम है जिन्नात, कुछ हो तो सामने आओ। मैं कहता हूँ जिन्नात की मेहरबानी हो, उस वक्त उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तो हुआ ये कि जब वो मेरा कज़न तो जोश में ऐसे फेंक रहा था जब वो वट्टे शट्टे, तो उसी दौरान ना कोई भारी भरकम कदमों की आवाज़ मेरी बैक पे, मेरे आगे खड़ा था वो, मैं उसके पीछे खड़ा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत ही हैवी किस्म की चीज़ जो है ना, और उसकी हाइट मैं बयान ही नहीं कर सकता, वो मेरी बैक पे आके खड़ी हो गई। तो मैंने कज़न के कंधे पे हाथ रखा, मैंने सिर्फ इतना कज़न को कहा कि भाई आप चुप हो जाओ, जितना बोर लिया है काफ़ी है, आप तुम ये बताओ तुम्हें आयतल कुर्सी वगैरह आती है? तो कज़न ने कहा मुझे नहीं आती, उसको कुल सूरह तौहीद वगैरह आती थी, उसने वो पढ़ी और मैंने फिर आयतल कुर्सी पढ़ के उस पर फूंकी और ख़ुद पे फूंकी, और मैंने कज़न को समझाया कि भाई तूने जो काम किया है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जो भी चीज़ है वो मेरे पीछे है। अल्लाह का ये करना होगा कि कज़न समझ गया, मतलब उस जो चीज़ मैंने उसमें नोट की वो ये थी कि वो चुप हो गया फौरी, और उसने मेरी बात मानी और उसे मैंने कहा बेटा तू आगे चल और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। इस तरह हम दोनों चलते चलते, और मुझे ऐसा फील हो रहा था जब हम ज्वार के खेत में से गुजर रहे थे तो वो चीज़ जो है ना हमारे पीछे फॉलो कर रहे थे। और चलते चलते जब हम कब्रिस्तान से गुजरे, मुझे क्लियर फुट स्टेप सुनाई दे रहे थे कि कोई थर्ड एंटिटी है जो हमें फॉलो कर रही है। तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? डेफिनेटली मैंने नहीं देखा। मैं ये इतना जितना भी कोई बहादुर है ना, जब आपको पता हो, मेरे जहन में ये था कि यूँ तो मैं बहादुर हूँ ठीक है मैं, लेकिन उस वक्त सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। लेकिन कज़न के साथ जो चैलेंज था उस बेस पे मैं उस दौड़ भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे ये यकीन ज़रूर था कि मैंने कोई ऐसी शरारत नहीं की है जिसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह भी पढ़ ली थी, सारा कुछ अपने और उसके गिर चारों तरफ ना एक मतलब फूंक दी थी, और दिल ही दिल में मैं तिलावत भी कर रहा था, आयतुल कुर्सी रिपीट कर रहा था। मुड़ के मैं इसलिए नहीं देख पा रहा था, मुझे ये खौफ था कि अगर कोई चीज़ वाकई जो आ रही है उसकी शक्ल अगर बहुत ज़्यादा भयानक हुई तो मैं तो चलो डर जाऊंगा या जो भी होगा, लेकिन कज़न हम में से कोई भी बेहोश हो सकता था या सकते में, जैसे हमने सुना होता ना बुजुर्गों से, इन चीज़ों से बंदा अगर इनको देख ले या इनसे नज़रें मिला ले तो वो सकते में आ जाता है, मतलब वो फिर चल फिर नहीं सकता, कहीं का नहीं रहता। इसी चीज़ को सामने रखते हुए ना मैंने मुड़ के नहीं देखा और हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। हमें काफ़ी टाइम, यानी रात के तकरीबन 11 बज गए होंगे जब हम घर पहुँचे। तो मुझे कज़न कहता है यार आज रात तुम मेरे घर रह जाओ, और मैंने कहा भाई मुझे अजीब सा फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार मैंने इधर नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आएगी तुम्हारे घर, मैं अपने घर चलता हूँ। मेरा घर भी 2 किलोमीटर मज़ीद दूर था, शहर के अंदर था, खैर आबादी थी। मैं तिलावत करता हुआ वापस आया अपने घर। छोटा जो शहर होता है, कस्बा टाइप जो होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि लोग जल्दी सो जाते हैं, गलियाँ वीरान थी। वापस आए, हम सो गए। सुबह कोई 5 बजे का टाइम था, यकदम दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाया। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो मेरा बड़ा कज़न जो था वो था, और उसकी जो हालत थी बड़ी टाइट थी, वो बड़े खौफ के आलम में। और मुझे कहता है यार उसकी वो मेरी दादी थी और ये उनकी नानी थी, मेरी फूफो के बेटे थे वो। तो कहते ना वही कज़न है जिसके हाँ, साथ? उसका भाई, अच्छा, छोटे कज़न, वो मेरी एज का कज़न था, यहाँ जो हमसे बड़ा कज़न है ना, उसका बड़ा भाई जब वो आया हुआ था हमारे घर
दादी को उसने कहा कि नानी हमारे साथ चलो। रात कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी अब उसकी चीख सुनी हमने और वो तब से बेहोश है, उसके हाथ पाँव मुड़े हुए हैं और वो उसका जो जिस्म है वो कपा रहा है और चीखें हैं। मतलब वो मतलब अजीब सी कंडीशन बता रहा था उसकी। उसको हाई ग्रेड फीवर भी है, उसको जैसे मिर्गी का कोई दौरा पड़ता है बंदे को, इस तरह की कोई सिचुएशन है। उसकी नज़र आंखें तक फिरी हुई हैं। तो इस सिचुएशन में फिर दादी को उसने बाइक पे उठाया और मैं भागता हुआ, अब ये देखेंगे मैं बाइक के पीछे भागता हुआ गया। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि बाकी कज़न की जो हालत थी वो काफ़ी पैथेटिक थी। उसकी मतलब आंखें फिरी हुई थी, उसके मतलब हाथ जो थे वो अजीब तरह से टेढ़े हुए थे, टांगें मुड़ी हुई थी और जिस्म उसका झटके जैसे शॉक जैसे लगता है ना, झटके खा रहा था, कपा रहा था, अजीब सी हालत थी, हाई ग्रेड फीवर था उसको। तो मुझे आज भी वो लम्हा अच्छी तरह याद है कि कज़न को मेरी दादी ने ना जब उसका सर गोद में लिया तो दादी ने बड़े गुस्से से एक नुक्कड़ की तरफ देखा, एक नुक्कड़ की तरफ, यानी रूम में जिसमें पड़े ना, दादी ने बड़े गुस्से से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे बच्चे को तुम लोगों ने डराया। अच्छा, अब आई डोंट नो कि दादी किन से मुखातिब थी, कोई जिन्नात थी, कोई मखलूक खड़ी थी जो उसे नज़र आ रही थी, हमें नहीं नज़र आ रही थी। दादी ने बड़े मतलब गुस्से में डांटा उस चीज़ को, जो भी व्हाटएवर जो भी मौजूद था वहाँ पे, और शायद वो मौजूद था इस वजह से कज़न को झटके लग रहे थे और वो उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। दादी ने फिर उसके ऊपर तिलावत की आयतुल कुर्सी, जो सूरह जिन वगैरह जो भी दादी को मतलब दम वगैरह आते थे दादी ने उस पर किए। तो घंटे डेढ़ 2 या 3 घंटे आई थिंक इतने लगे, उसकी तबीयत जाके संभली। और जब तबीयत संभली तो फिर कज़न उठ बैठा। मैंने उससे पूछा कि भाई, दादी ने सब ने पूछा क्योंकि उसके बड़े भाई को भी नहीं पता न था ना कि उन्होंने तो जस्ट चीख सुनी थी और उसको बेहोश पाया था। फिर हमने उससे पूछा कि भाई बताओ ये क्या सीन है, क्या हुआ तुम्हारे साथ ये। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि कज़न को जब होश आया तो हमने उनसे पूछा कि भाई यार तुझे क्या हुआ था। वो अब उसकी सुनो कि उसने जो हमें बताया कि वो कहते ये मैं जब आप चले गए, आप रवाना हो गए, तो उसकी जो गर्मियों में ये था ना कि जब मतलब लोग उसकी फैमिली सोती थी ना, तो सबसे पहले उसके अम्मी का उसके अब्बू का इस तरह 4 पहियाँ लाइन में रखते हैं, इस तरह सोते हैं और पेडिस्टल फैन चलाते थे। वो जो उसकी 4 पाई थी ना, वो बिल्कुल जो उनका दाखिली दरवाज़ा है, घर का एग्ज़िट है, घर के दरवाजे के करीब थी। अच्छा, ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी। मेन गेट जो है मेन गेट के बिल्कुल करीब थी और दीवार थी उसके घर की जो ना बाउंड्री दीवार, उसके मतलब साथ उसकी 4 पाई थी, उसके नीचे समझ लो। कहते मैं जब सोया तो रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। काली बिल्लियाँ, बड़ी बड़ी काली बिल्लियाँ जो है ना मेरे सर के ऊपर से उस दीवार के ऊपर एक दूसरे लड़ती हुई, अजीब आवाज़ें करती हुई, चीखती हुई आई। तो उनके घर में कुत्ता था, जो है ना कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। अच्छा, तो जब बिल्लियाँ, ज़ाहिर बात है, कहता मेरे ऊपर बैठी थी दीवार पे और वो चीख रही थी, अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, लड़ रही थी आपस में। तो मैं उठा, मैंने भी उनको जो ना डराया, धमकाया। और कुत्ता भी बार बार उन पे भौंक रहा था। तो ये तमाशा कुछ देर चला, उसके बाद बिल्लियाँ गायब हो गई वहाँ से और कुत्ता भी चुप हो गया। अच्छा, कहता फिर मैं सो गया। तकरीबन आधा घंटा लेटा था, 2:30 बजे का टाइम होगा कि अचानक जो है ना दरवाज़ा नॉक हुआ। अब दरवाज़ा नॉक हुआ, कहते हैं मैं कभी ना खोलता। मुझे जो सबसे बड़ा उन्होंने धोखा दिया वो ये था, जो उनका मोहल्लेदार है, उसका दोस्त है, मतलब फ्रेंड जो है उसके, जिसके साथ वो हमेशा हम इकट्ठे खेलते थे, उसकी आवाज़ में। कहते मैंने जब पूछा ना कि कौन, दरवाजे पे, तो आगे से आवाज़ है कि मैं फ़लाना तुम्हारा दोस्त, फ़लाने का बेटा हूँ, तुम्हारा मोहल्लेदार। अच्छा, ये क्योंकि सैदों का घर है ना, तो ज़ाहिर बात है, और होता है किसी की तबीयत इमरजेंसी वगैरह, तो लोग जो है ना शहरों में, देहातों में अमूमन एक दूसरे की मोहल्लेदार जो है ना फेवर करते हैं, सपोर्ट लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये दोस्त है, कोई इसे इशू है। कहता है शाह जी इमरजेंसी है, मेहरबानी करो यार दरवाज़ा खोलो, मसला हो गया। उसने जब ये कहा तो कहता है मैं, क्योंकि दोस्त की आवाज़ थी, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो
वो लड़का सामने खड़ा था और सेम वही शक्ल थी। मैंने उससे पूछा, क्वेश्चन किया, हाँ जी क्या मसला है तुझे, क्या इमरजेंसी है? तो मुझे वो कुछ यूं इशारा दे रहा था जिसको मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा जी मेरा जो डंकी है वो गुम हो गया, मतलब मैं उसको ढूंढता ढूंढता उसके पीछे चला, तो जब वहाँ पहुँचा तो वो फलां भट्ठा जो है जिस भट्ठे से हम उस रात आए थे, उस भट्ठे में जो जंगल है, बेरियों का दरख्त है, झुंड है, उसके अंदर घुस गया वो मेरा डंकी जो है। कहते मैं जब फॉलो करता हुआ उस डंकी के पीछे वहाँ उस झुंड में एंटर हुआ तो डंकी नहीं था वहाँ, जो है ना कोई बला थी, उसके इतने बड़े दांत थे, उसकी ऐसी आंखें नहीं, मतलब जैसे वो डिस्क्राइब कर रहा था ना, सेम वो कन्वर्ट हो रहा था वैसे। अच्छा, यानी उसके इतने बड़े नाखून, इतने बड़े लंबे लंबे हाथ। वो जो वाकया सुना रहा है, वो जो बंदा जो आया खड़ा है ना, उसका फ्रेंड, वो जो जैसे बता रहा है ना, उसकी शक्ल खुद ब खुद वैसी होती जा रही थी, सेम बन गया। असल में वो उस बच्चे को इशारा दे रहा था कि तू बेटा छेड़ के आया है, तेरी खैर नहीं है। वो डराने आया था बेसिकली मेरे कज़न को। तो कज़न को, और फिर वो जैसे वो वैसे कन्वर्ट करके ना आगे लपका है कज़न की तरफ। तो कज़न कहते मैंने गेट पे तो खड़ा था, फौरी गेट बंद किया और मेरी चीख निकली है। इतने ज़ोर से गेट लोहे का था, बज्जे हैं आपस में दरवाजे, तो और चीख इसकी इतनी हैवी थी, भयानक थी। तो साथ ही तो सोए हुए थे वो कज़न और बड़ा कज़न और मामू वगैरह सारे सोए हुए थे। तो वो उठ बैठे और इसको बेहोश पाया, तो इसको उठा के उन्होंने फिर रात तो मामू खुद भी क्योंकि चिल्ले करते हैं उन पे, कज़न पे पढ़ाई करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत नहीं संभली। सुबह जब दादी को लेके गए, दादी क्योंकि वो हस्ती हैं, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि मैंने जो दादी को आजमाया, दादी के जो मुरीद आते थे दादी को मिलने, तो वो कहते थे जब हम जंगल में होते हैं, कोई चीज़ मसला हो ना, हम तुम्हारे नाम की मदद मांगते हैं, तो ऐसी आज़ादी तू हमारी हेल्प कर दी। मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हुआ, मेरा मोबाइल खो गया था तो मैंने परेशान था, मैंने दोस्त के फ्रेंड से जब दादी को कॉल की, मैंने बताया कि दादी मेरा सेल फ़ोन गुम हो गया। तो मुझे दादी ने कहा बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ दूसरे दिन शाम को तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा। और दादी ने यह भी बता दिया कि तू, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा चोर कौन है, तुम्हारा चोर खुद तुम्हें कॉल करेगा। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा हुआ। अगले दिन शाम को एक बंदा एक लेटर और एक मेरा मोबाइल लेके आ गया, और उसमें साथ एक जो उसका अपना फ़ोन था उस पर एक बंदा बोल रहा था। पता चला कि एक बंदा हमारा मेहमान हुआ था, वो मेरा मोबाइल उसे पसंद आया था, वो खिसका के ले गया था, मतलब। अच्छा, ये कंडीशन थी। तो तब से कज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो इस वजह से कज़न ने दोबारा वो जो एडवेंचर का जो हम दोनों का सीन था वो ड्रॉप हुआ। लेकिन फिर बंदा बड़ा जब हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज लाइफ, फिर स्टडीज़, हम इसमें इतने मगन हुए कि फिर ज़िंदगी गुजरती गई। वाक़यात तो मतलब जहाँ पे भी लाहौर में भी, यहाँ पे गार्डन टाउन में भी जो कब्रिस्तान है जहाँ कैप्टन जवाद की कब्र है, मेरा फ्रेंड था वो भी मतलब रात के 2 बजे और वो और मैं कैप्टन जवाद की कब्र पे चले जाते थे। मेरे फ्रेंड का ये मानना था कि कैप्टन जवाद उससे ख्वाब में आते हैं और वो उसे बुलाते हैं, तो वो इसलिए चल पड़ता था वो बंदा। अच्छा। वो दावत इस्लामी का दोस्त था मेरा, उसका नाम हरून था। वो चला जाता था रात के 2 बजे, कभी कितने पहर जितना पता नहीं क्या होता था उसे, और वो चला जाता था। मैं उसके साथ ही उस कब्रिस्तान में चला जाता था, रूममेट थे हम। और कैप्टन जवाद की कब्र की जो मतलब पाँव वाली साइड है, वो उस साइड पे जाके बैठ जाता था, और पता नहीं काफ़ी देर, घंटा 1.5-2 घंटे तक वो लड़का जो ना झूलता रहता था, कुछ पढ़ता रहता था। असल जो रोला ये कि जो बंदा चिल्ला कर रहा ना, उसने तो कोई दायरा वगैरह अपने हिफाजती हिसार बांधना होता है। मैं तो बेंच पे बैठा, कब्रिस्तान के दरमियान जो बेंच था, मतलब पड़ा था लोगों के विजिटर के लिए, तो मैं वहाँ पे बैठा ये सारा मंजर देखता रहता था। 2-4 दफ़ा मैंने ऐसा फील किया कि कोई चीज़ है जो मतलब मेरे पीछे खड़ी है या साइड पे खड़ी है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा अल्लाह का मेरे ऊपर करम रहा है कि मैं कभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा नहीं हुआ। हाँ, ये जो किले की इन्वेस्टिगेशन थी, इसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे धक्का दिया। काफिर कोर्ट में ये हुआ कि उस परिंदे ने अचानक अटैक किया हमारे ऊपर।
वो झपटा मेरे मुंह पे था, इसलिए चीखें डेफिनेटली कोई भी हो। आवाज कितनी गंदी आवाज थी वो आप भी मेरे पीछे थे, आपने देखा होगा कि यकदम मेरे ऊपर आया है, उसने आंखों पे मुंह पे अटैक किया उस परिंदे ने, इस वजह से चीख निकल गई मेरी। वगरना कोशिश अल्लाह का शुक्र है, जिगरा सब का इतना है कि हम चीखते चलाते नहीं हैं इस सिचुएशन में। फिर भी इंसान है, अचानक जब कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली हर बंदा डर जाता है, चाहे जितना भी बहादुर क्यों ना हो। ऐसा ही। तो नाजरीन, आज क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं तो हमने कहा चलो अपनी आप बीती जो हमारे अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, हमने कहा हम आपके साथ शेयर कर दें। और जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं माशाल्लाह, बड़े प्राउडली मैं कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये उतने ही बहादुर हैं। मैं जो मेरी प्रोग्राम में ये जो डिले आया था, पहले मैं सोलो मतलब अकेला जाके, या मेरे साथ कामरान साहब होते थे, कभी कभी वो होते थे, और मोस्टली मैं अकेला होता था, हम जाके इन्वेस्टिगेट करते थे। तो आप जो व्यूवर्स थे, कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि भाई आप अपने आप को अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, अकेले आपके साथ कुछ भी मिसहैप हो सकता है, तो आप अकेले ना जाया करो। तो मैं इतना जो डिले हुआ है वो उसकी रीज़न यही थी कि मुझे कोई ऐसा बंदा जिगरे वाला मिल ही नहीं रहा था। मैंने बड़े लोगों को ऑफर्स की, बड़े लोगों को कहा कि यार गाड़ी मेरी होगी, सारा कुछ मैं करूँगा, आप जस्ट मेरे साथ चलो। जो भी बंदा सुनता, कंटेंट जो हमारा प्रोग्राम का जो थीम था, जो भी सुनता वो उधर ही खौफजदा हो जाता। वो कहता भाई नहीं भाई, हमें तो 2 करोड़ रुपया भी देना तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं है। तो यही वजह थी कि मुझे अच्छे टीम मेंबर्स मिल ही नहीं पाया, और अकेला, क्योंकि इसलिए जो लास्ट 2-4 इन्वेस्टिगेशंस में मेरे साथ हुआ कि वापस मुझे जितना दूर होता था ना, रात के 2 बजे 3 बजे वापस अकेला जब घर आना होता था ना, तो ड्राइविंग के जो है ना थक जाता है ना जब बंदा, और लेट नाइट हो, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे नींद आई रास्ते में ड्यूरिंग ड्राइविंग। और क्योंकि मैं वीरानों में और ऐसी जगहों में गया होता था जहाँ पे बंदा गाड़ी को रोक भी नहीं सकता, कहीं पे हो आबादी होती है, बंदा चलो गाड़ी को रोक के किसी पेट्रोल पंप पे या कहीं पे भी रेस्ट कर लेता है, सस्ता लेता है। देहातों में ये होता है कि पेट्रोल पंप भी बंद होते हैं, जो कंडीशन होती है कि लोगों को ख़तरा होता है कि डाके वगैरह पड़ जाते हैं, तो पेट्रोल पंप फिर जो देहाती रास्तों में पंप पहले तो होते नहीं है, अगर इक्का दुक्का हो भी सही वो भी क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। तो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे नींद आ गई ड्यूरिंग ड्राइविंग। पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ, बस मेरा ज़िंदगी लिखी थी मैं मरता बच्चा। तब से जो है ना, फिर मैंने कहा कि यार प्रोग्राम तो मैं करता रहूँगा, एडवेंचर के चक्कर में मर ना जाऊँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैंने प्रोग्राम डिले किया। और मेरी कोशिश ये रही थी कि हम कोई बहुत अच्छे सिंसियर और जिगरे वाले बहादुर दोस्त मुझे कोई मिले, और अल्लाह ताला ने आखिरकार 6-7 माह बाद, ये देखें इतना डिले हुआ ड्यूरिंग कोरोना, कि मुझे अब अच्छे टीम मेंबर मिल चुके हैं जिनके भरोसे मैं कह सकता हूँ मेजर ज़ात तो अल्लाह पाक किया है कि वो हमें हर तरह के ख़तरे से, हर तरह की सिचुएशन से महफूज रखते हैं। उसके बाद जो है ना, जो आपके टीम मेंबर्स हों जी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये ठीक है बंदे को बंदे का आसरा होता है अल्लाह के बाद, लेकिन ये भी रियलिटी है कि अगर आपका साथी जो है डरपूक है, अगर उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं और वो चीखें मार दे और भाग पड़े, तो आपका सारा जो दूसरे बंदे जो हौसला पकड़े हुए हैं उन्हें वो भी डर जाते हैं, और इवेंचुअली सबको भागना पड़ता है। फिक्र ये होती है कि जो मेंबर साथ है वो उसको कुछ हो ना जाए। जैसे काफिर कोर्ट में हुआ था कि वो लोकल बंदा हम साथ ले गए थे, जैसे ही दूसरे लोगों ने उसे बताया कि लाश गिरी है और यहाँ पे कत्ल हुआ है, जब हम पहाड़ के बिल्कुल दामन में नीचे पहुँचे तो जनाब उस बंदे की टांगें कांपना शुरू हो गई, और वो इतना खौफजदा हुआ कि हमें अपना एक टीम मेंबर उसके साथ गाड़ी में छोड़ना पड़ा, और हम 3 लोग ऊपर गए। उस वक्त मतलब हम 3 लोगों ने जाकर इन्वेस्टिगेशन की, ये कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए जो बुज़दिल लोग होते हैं वो प्रोग्राम, मतलब हम आप इतनी दूर गए हुए हैं और कुछ करें भी ना, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। टाइम, रात को जाना, टाइम स्पेंड किया, पैसा, फ्यूलिंग, सारा कुछ ज़ाय किया, और जागे भी सही और कुछ बंदा हासिल भी ना करे तो वो फ़ायदा नहीं है।
कुछ आप लोगों को एंटरटेन भी ना कर पाएँ। तो इसलिए मुझे डिले हो गया कि मुझे कोई अच्छे सोलमेट्स, कोई अच्छे टीम मेंबर्स नहीं मिल रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है अब हम 4 लोग हैं, हमारा एक सेट बन गया। कभी कभी 3 लोग जाते हैं। हमारा एक फ्रेंड जो है ना वो कभी घरेलू मसरूफियात की वजह से छुट्टी कर लेता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट हम 3 या 4 होते हैं तो हमें मतलब बहादुर दोस्त मिले हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कोशिश करेंगे। और जो कैमरे का ड्रॉबैक है कि हमारे पास DSLR कैमरा था, उसका जो सबसे बड़ा हमें नुकसान ये था कि वो 4K वीडियो हमारी कोशिश होती है कि हम रिकॉर्डिंग करें, लेकिन वो 4K वीडियो जब हम 1 घंटे की कैप्चर करते हैं तो वो 20 GB, 22 GB, 17 GB मतलब इतने ह्यूज वॉल्यूम का उसका वो वीडियो बन जाती थी, जिसको कंप्रेस करना 3-4 गुना, फिर उसको सेटिंग में मुसीबत बन जाती थी, उसको रीसाइज करने में। यूट्यूब पे आपको पता है कि MBs में आप दें 800-900 MB, मैक्सिमम 1.5-2 GB की भी हो तो चल जाती है, लेकिन 15-16 GB, 12 GB इतनी बड़ी फाइल जो है ना वो हम अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसे कंप्रेस करना पड़ता है, क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। अब मैंने चाइना से मंगवा लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं। अल्लाह करेगा वो ऑर्डर हमारा हमें मौसूल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम कोशिश करते हैं कि आपको, क्योंकि हम हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, ना किसी हम चैनल का हिस्सा है कि मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का हिस्सा हूँ या किसी न्यूज़ बड़े चैनल का पार्ट हूँ, और वो हमें सपोर्ट करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दें और फिर हम करते तो फिर आपको कुछ क्लियर भी दिखा सकते थे नाइट विजन के साथ। अभी पॉसिबिलिटी नहीं था, जितना हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। आप लोगों से हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जहाँ पे वो रिकमेंड करें। आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं तो आप काइंडली हमें अप्रिशिएट करें। आज ट्रैवल करते हुए क्योंकि धुंध थी, टाइम हमें ज़्यादा लग रहा था और ये भी ख़तरा था कि पता नहीं हम किस टाइम जाके पहुँचते हैं, तो इसलिए हमने कहा जाते जाते आप लोगों से अपनी जो आप बीती है वो भी शेयर कर दें और आपसे गप भी लगा लेंगे, कुछ चलो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो तमाम दोस्तों से मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि इनकरेज करें खुदारा, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह जो अच्छे लोग हैं जो जस्टिफाई कर पाते हैं चीज़ों को, उनको शेयर करें। आप लोगों का शेयर करना, सपोर्ट करना हमें चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बंदे को कुछ ना कुछ तारीफ़ में या कुछ भी रिवार्ड मिलता रहे, अप्रिसिएशन भी मिलती रहे ना, आप लोगों की तो बंदे का हौसला बना रहता है। और कोशिश होती है क्योंकि हमारे लिए ये एडवेंचर है, हमारा पर्पस ठीक है यूट्यूब चैनल से अर्निंग होती है, लोग पैसा कमाते हैं। हमारा अगर सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद होता ना तो हम किसी भी करीबी बिल्डिंग में, किसी भी कमरे में ये सारा ड्रामा रचा के फेक एंट्रीज डाल के जिन अपने क्रिएट करके हम आपको इंटरटेन कर सकते थे, जो हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता। हम रियल प्लेसेस पे जाते हैं और आप देखेंगे हम पिछले 1.5 घंटे से मुसलसल ट्रैवल ही कर रहे हैं। हमारा जो जिन प्लेसेस पे जाते हैं वहाँ पे रात को कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ जाए, और लेट नाइट का कोई नहीं करता। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि लेट नाइट कोई माइकल जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करता। देहातों में अमूमन ये होता है कि 8 बजे 9 बजे से ही सारा लोग सो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वीराना हो, और लोग जाके वीडियो बना के घरों में आके खुश होके बैठ जाते हैं। जी हमने कहा दिया ड्रामा क्रिएट करके। हम सब को भी तनकीद नहीं कर रहे, बीच में बहुत से अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ड्रामा करके उनका जो पर्पस है वो अपना अर्निंग कर रहे हैं। आप लोग बहुत से दोस्त उनको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और इस वक्त लोगों के लाखों जो है ना सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके सामने जेन्युइन चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों से हम वो करें, आपसे ही तावन कर सकते हैं। अवाम ही पावर है, व्यूवर्स ही पावर होते हैं, फ़ैन ही पावर होते हैं जो सारा कुछ बदल सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोगों को
बहुत कम वक्त में आप लोगों की सपोर्ट की वजह से स्टार्स बनते देखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपका सपोर्ट से मुराद कि हमें फिनंशियली जो असिस्टेंस मिलेगी, हम उससे जदीद टेक्नोलॉजी परचेज़ करेंगे, हम मोशन डिटेक्टर परचेज़ करेंगे, हम नाइट विजन, मतलब अल्ट्रा वायलेट, मतलब जो भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हम वो सारी चीज़ें परचेज़ करके, थर्मल पावर कैमरे भी आ गए हैं जो बिल्कुल हीटेड बॉडीज़ दिखाते हैं रात को, वो भी हमारा एक प्लान है कि हम लेंगे। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, जो भी जेन्युइन चीज़ होगी, हमारा तो ये दिल करता है कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, हम कैमरे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगा के सारी, हम टाइम तो लगा रहे होते हैं, रात तो स्पेंड कर रहे होते हैं, तो क्यों ना कोई चीज़ हम क्लियर कट विविड कैप्चर करें। धक्के तो हमें पड़ रहे हैं, हमें ज़ख्म भी हैं, चोटें भी आ रही हैं। जब हमें बहुत हॉन्टेड प्लेस पे फिज़िकली जब हम जाते हैं ना, उनके रोकने के बावजूद, मतलब तो वो हमारे लिए ज़िंदगी का बड़ा ख़तरा होता है। अब लास्ट इन्वेस्टिगेशन में हम बिल्कुल, मुझे पीछे जैसे फेंका है और पीछे बिल्कुल इंटू के ऊपर गया हूँ मैं। कुछ भी हो सकता था, मतलब मिसहैप हो सकता था मेरे साथ, और सन्नी के साथ हुआ है। मतलब जदीद टेक्नोलॉजी वाले कैमरों का ये फ़ायदा होता है, नाइट में बेशक आप अंधेरे में उनको रख के चले जाएं, तो जिन्हात आएंगे उनको छेड़ेंगे ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ अपना एविडेंस देंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी जो हम आपसे शेयर कर देंगे। तो फेक एंट्रियां वगैरह हम कुछ नहीं करते भाई। हाँ, जिन्नात का ये होता है कि जैसे काफिर कोर्ट में उन्होंने हमारी पूरा प्रोग्राम ही म्यूट कर दिया, मतलब वॉइस ही नहीं थी, हमने रिकॉर्डिंग की, उस वक्त सारा कुछ था। लेकिन जब हम आए तो हमारे जब चेक किया इधर आके कंप्यूटर पे कॉपी करने के बाद फाइल्स, तो देखा कि जनाब वॉइस ही नहीं है पूरी वीडियो में। बहुत बड़ा हमें शौक लगा, क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र था जो हम करके गए थे, थके हुए थे। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा गए, हमने जाके उसको इन्वेस्टिगेट किया, और पहली चीज़ जो हमने श्योर की कि हमारी वॉइस आ रही हो, उसका ये हल निकाला हमने। सब फ्रेंड्स ने को मैंने कहा कि अपने अपने मोबाइल्स निकालो और उन सब पे रिकॉर्डिंग करो। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने माइक भी लगाया, माइक्स भी यूज़ किए, और हमारी वॉइस वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गई, रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई। तो हम जो है ना करके हम वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज रात हम उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड में डिले की रीज़न भी यही है कि वो वीडियो दोबारा हमें रिकॉर्डिंग के लिए जाना पड़ा। तो ड्यूरिंग जब हम रिकॉर्ड करने जा रहे थे तो हमें किसी फ्रेंड ने बताया, वो भी रूट सेम बन रहा था कि जो है ना डेजर्ट के अंदर स्कूल है, आप उसको भी इन्वेस्टिगेट करो। तो हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया। वीडियो तो काफ़ी लंबी थी, टाइम काफ़ी स्पेंड किया हमने रात का वहाँ पे, लेकिन उसको जो मेन क्लिप्स थे उसको हमने शॉर्ट करके 27 मिनट्स या 26 मिनट्स आई थिंक, इतना करके हमने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया। उसमें भी अगर कुछ दोस्त ये जी कमेंट कर रहे हैं जी कि आपने फेक किया है, हमें कोई डाउट हो रहा है, मैंने उस दोस्त को कहा कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में जब भी कहो हम हाजिर हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे, आप हमारे साथ चलो, मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आपको डाउट है, यही जो है ना इन्वेस्टिगेट करें। तो वो बंदे का रिप्लाई नहीं आया उस भाई को। मेरी अब भी मैं आपके थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि आपको डाउट है तो आप किसी भी लोकेशन पे या अपने मनपसंद लोकेशन बताएं, आपके इलाके में कोई है। जो भी दोस्त सुन रहे हैं, जो प्रोग्राम को देखेंगे, हमें बताएं, हम खुद आएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई फेक एंट्री, कुछ भी ऐसा सीन हम क्रिएट नहीं करेंगे। नाजरीन, रोड जो है वो काफ़ी ट्रैफिक है और मुसलसल ट्रैवलिंग ही हो रही है। काफ़ी डिस्टेंट प्लेस है जहाँ पे हम जा रहे हैं और पहाड़ों के अंदर है। दुआ कीजिएगा हमारे हक़ में। बात हो रही थी कि
जो दोस्त कहते हैं ना, हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके, हमें ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आपके इलाके में अगर कोई जेन्युइन ऐसी जगह है जिसमें आप समझते हैं, या आपके एल्डर्स वगैरह लोग, आप कोई घर है, कोई कब्रिस्तान, कोई भी जगह, मतलब कुछ लोग तो रोक रहे थे नहीं कब्रिस्तान में हमें ना बुलाया करो, कोई भी मैं कहता हूँ प्लेस है और जेन्युइनली वहाँ पे इस तरह का कोई सीन होता है कि हॉन्टेड जगह है वो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप नंबर दिया होता है हमने वीडियोज़ में, उसमें शेयर कर दें हमारे साथ। शेयर करेंगे तो हम कोई भी सूटेबल डे, नाइट आके डे को साथ आप पिक्चर्स भी उस जगह की थोड़ी सी जो ना शेयर कर देंगे, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा, और फिर किसी डेट को हम आके वो साइट जो है आप रिकमेंड करेंगे, हम वो भी विज़िट कर लेंगे। जी सन्नी, कोई आप शेयर करना चाहें? मैं वो ये कह रहा था कि उस पर व्हाट्सएप नंबर मेरा भी दे देना, क्योंकि आप वो दोनों शेयर कर देंगे। हाँ इंशाल्लाह, ऑनलाइन होते हैं व्हाट्सएप पे। दूसरा यही है कि आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्यार दें, पहले आप दे रहे हैं बस उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, लाइक किया करें वीडियोस को, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जब बंदा इतना रिस्क ले रहा है तो ये आप लोगों का प्यार ही हमें आगे बढ़ा सकता है, और टेक्नोलॉजी हम जदीद से जदीद लाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। आप हमारे ऊपर एतबार करें और हम आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। हम फुल फोकस होके आपको बेटर से बेटर चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश हमेशा भी यही होती है कि जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, हमारे इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी यही होता है कि हम सबसे पहले तो मुख्तलिफ एरियाज़ में कांटेक्ट करते हैं, जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बहुत से कम अज़ कम 30 से 40 लोगों के बाद से श्योरिटी लेने के बाद जब वो कहते हैं हाँ जी वाकई, एक दो बंदे की गवाही पे हम नहीं जाते, हम जब बहुत से लोग बताते हैं कि वाकई ये हॉन्टेड प्लेस है, बहुत से लोगों के साथ वहाँ पे मिसहैप हो चुका है, तो फिर हम जाते हैं वहाँ पे उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि डेफिनेटली यार अब दूर जब हम बंदा जाता है तो आगे मिले भी कुछ ना। व्यूअर्स जो है ना आजकल जो यूट्यूबर ने जो सत्यानाश कर दिया है कि जब कोई चीज़ ना हो तो फेक एंट्रियाँ डाल के वो तो अपने चैनल को आगे लेके जा रहे हैं, वो बंदा किधर जाए जो रियलिटी दिखा रहा है। ज़ाहिर बात है, मेरी आप पिछली वीडियोस देखें, बहुत सी वीडियोस खाली गई हैं। कब्रिस्तानों में गया हूँ मैं, मतलब 1000 साल पुराने कब्रिस्तान में गया हूँ, वहाँ पे कोई बंदा दिन को भी नहीं जा सकता, अंधेरा होता है। मैं गया हूँ, बड़ा टाइम स्पेंड किया, मुझे वहाँ कुछ नहीं नज़र आया। जब कुछ नहीं नज़र आया तो मैं वहाँ पे, हालांकि इतने ऐसे खौफनाक कब्रिस्तान में हज़ारों एंट्रियाँ डाली जा सकती थी, कुछ भी किया जा सकता था, और आप लोग भी बिलीव करते हैं कि वाकई यार इसमें ऐसा कुछ था, लेकिन मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो आप लोगों से प्यार और मोहब्बत चाहिए, आप खुदारा एनकरेज करें हमें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग ही पावर हैं, आवाम ही पावर होती है, आपकी सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम आपको जेन्युइन दिखाएं और आप भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जब ये हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, आप देख लीजिएगा, वो पहाड़ी इलाके की वीडियोस भी आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, जब हम भी प्रोग्राम बना लेंगे तब मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।